नमस्कार। मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं राघव वैल्यू इन्वेस्टिंग में। आज हम डिस्कस करेंगे गाला प्रिसिशन इंजीनियरिंग का जो आईपीओ है उसकी सारी डिटेल्स। इस वीडियो में आईपीओ की सारी डिटेल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी आईपीओ को समझने में, कंपनी को समझने में, और आप एक मीनिंगफुल डिसीजन ले पाएंगे अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि मुझे इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, इस कंपनी के बारे में क्या लगता है और उसके बिजनेस के बारे में क्या लगता है। सबसे पहले हम आईपीओ का समझ लेते हैं। बेसिकली आईपीओ एक बुक बिल्ड प्रोसेस है, यानी कि इसमें एक प्राइस रेंज है, एक लोअर प्राइस रेंज होगी, बैंड होगा, और एक अपर प्राइस बैंड होगा। टोटल इस आईपीओ की वैल्यू है 167.93 करोड़। कॉम्बिनेशन है जिसमें फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी भी है 26 लाख शेयर्स का, जिसकी वैल्यू है 135.35 करोड़ रुपीज, 34 करोड़ रुपीज। दूसरा तरफ है 0.06 करोड़, यानी करीब 6 लाख शेयर्स हैं जो कि ऑफर फॉर सेल में है, जो कि प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप अपने शेयर्स बेच रहे हैं, जिसकी टोटल वैल्यू है 32.59 करोड़। अब ध्यान रखिएगा, जो भी फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी होता है उससे जो पैसा रेज किया जाता है वो लगता है कंपनी के अंदर, और जो भी ऑफर फॉर सेल से पैसा जनरेट होता है या रेज किया जाता है वो प्रमोटर्स के पास या उन शेयर होल्डर्स के पास जाता है, प्रमोटर ग्रुप के, जो कि इन शेयर्स को बेच रहे हैं। बेसिकली आईपीओ ओपन हुआ है 2 सितंबर और ओपन रहेगा 4 सितंबर 2024 तक। इसकी लिस्टिंग डेट है फ्राइडे को। फेस वैल्यू स्टॉक की 10 रुपए है। प्राइस बैंड 503 टू 529, जैसे कि मैंने कहा था बुक बिल्ड प्रोसेस में एक रेंज होती है। 28 शेयर्स के लॉट में इसमें बाइंग की जा सकती है। टोटल इशू साइज जो है दैट इज 31,74,416 शेयर्स। टोटल एग्रीगेट वैल्यू है 167.93 करोड़। फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी जो है उसमें 25,58,416 शेयर्स है, और 6,16,000 शेयर्स हैं जो कि ऑफर फॉर सेल में है। आईपीओ ओपन 2 सितंबर, क्लोज 4 सितंबर। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिसाइड होगा 5 सितंबर को, यानी कि 5 सितंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको कोई भी शेयर्स इसमें अलॉट हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर शेयर्स अलॉट नहीं हुए हैं तो 6 सितंबर को पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। अगर शेयर्स अलॉट हुए हैं तो 6 सितंबर को ही डीमैट में शेयर्स शाम तक क्रेडिट कर दिए जाएंगे। लिस्टिंग डेट है मंडे 9 सितंबर, और कट ऑफ टाइम मैंडेट का रहेगा 4 सितंबर 5 PM 2024। इसमें जो इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स है बेसिकली एज बाय एप्लीकेशन है, यानी कि इसमें जो पैसे होंगे वो आपके अकाउंट में ही ब्लॉक होंगे। ऐसा नहीं कि आपको किसी को पैसे देने हैं और 6 सितंबर को वो पैसे अनब्लॉक कर दिए जाएंगे। अक्सर ही ऐसा होता है कि जिस दिन बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिसाइड होता है, यानी कि जिस दिन ये डिसाइड होता है कि किसको शेयर्स मिल रहे हैं, उसी दिन पैसे अनब्लॉक कर दिए जाते हैं। एप्लीकेशन के साइज जैसे कि मैंने कहा कि 28 शेयर्स का लॉट है। मिनिमम एप्लीकेशन 14,812 रुपीज है। मैक्सिमम रिटेल एप्लीकेशन है 1,90,556 रुपीज। एचएनआई कैटेगरी में दो कैटेगरीज होती हैं, स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई। स्मॉल एचएनआई वो होते हैं जिनका एप्लीकेशन साइज 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक होता है। 10 लाख रुपए के ऊपर अगर आप चले जाते हैं तो आप बिग एचएनआई कैटेगरी में आते हैं। तो स्मॉल एचएनआई के लिए मिनिमम 14 लॉट्स, 392 शेयर्स, 2,07,368 रुपए, ये मिनिमम साइज है। अगर हम स्मॉल एचएनआई की मैक्सिमम साइज की बात करें तो 67 लॉट्स यानी कि 1,876 शेयर्स, 9,09,404 रुपीज की टोटल एप्लीकेशन रहेगी। बिग एचएनआई के लिए मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन मिनिमम लिमिट है 68 लॉट्स की, 1,904 शेयर, जिसमें 10,07,216 रुपए का ये एप्लीकेशन साइज रहेगा। 10 लाख से ऊपर होना चाहिए। मैक्सिमम कितना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ जो भी प्राइस है उस पे, या अपनी तरफ से भी आप प्राइस रेंज के अंदर कोई भी प्राइस भर सकते हैं। अब कंपनी के बारे में देख लेते हैं। कंपनी की स्थापना हुई थी फरवरी 2009 में। बेसिकली मैन्युफैक्चरर है प्रिसीजन कंपोनेंट्स के, और अलग अलग तरह के प्रिसीजन कंपोनेंट जैसे कि डिस्क, स्ट्रिप स्प्रिंग्स, कॉयल स्प्रिंग्स और स्पेशल फास्टनिंग सॉल्यूशंस सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट्स अपने ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को, जो कि इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में। कौन से वो सेक्टर्स हैं जहां इनका प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है? इलेक्ट्रिकल, ऑफ हाईवे इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जनरल इंजीनियरिंग, साथ ही साथ मोबिलिटी सेगमेंट में भी, ऑटोमोटिव और रेलवे में इनका प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है। इनके कस्टमर्स कई कंट्रीज में है, जैसे कि जर्मनी, डेनमार्क, चाइना, इटली, ब्राजील, यूएसए, स्वीडन, स्विट्जरलैंड। इंडिया में तो इनका प्रोडक्ट डेफिनेटली सप्लाई होता ही है। अब दो प्राइमरी डिविजन है इनकी जिसमें ये अपना काम करते हैं। सबसे पहली डिवीजन है स्प्रिंग्स टेक्नोलॉजी डिवीजन, जो कि डीएसएस, वेज लॉक वॉशर्स और सीएसएस इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं। दूसरी डिवीजन इनकी स्पेशल फास्टनिंग सॉल्यूशंस यानी कि एसएफएस डिवीजन, जो कि एंकर बोल्ट, स्टड्स और नट्स मैन्युफैक्चर करती है। मार्च 30 2024 का जो डेटा कंपनी ने रिलीज किया है उसके हिसाब से कंपनी का प्रोडक्ट कंपनी के 175 कस्टमर्स हैं, जो कि 25 से ज्यादा देशों में स्प्रेड आउट है, जो कंट्रीज मैंने आपको पहले बताई थी।
दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं कंपनी की वाडा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि महाराष्ट्र के पलघर में है, और इनकी कैपेबिलिटीज इन फैक्ट्रीज में है टू डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर अ डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यानी कि एक नई फैक्ट्री ये डाल रहे हैं वल्लम वाड़ागल में, जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है, और यहाँ पे हाई टेंसाइल फास्टनर्स ये मैन्युफैक्चर करेंगे अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और स्ट्रेंथन करने के लिए भी, और बोल्ट्स जो कि एक नया प्रोडक्ट रहेगा इन रेंज में, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए। कंपनी के 294 परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, 390 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हैं, जिसमें से 182 मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स हैं, 19 एम्प्लॉयज स्टोर्स और लॉजिस्टिक्स में काम करते हैं, 19 एम्प्लॉयज क्वालिटी एश्योरेंस में, 14 एम्प्लॉयज टूल रूम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस में, 22 एम्प्लॉयज फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो अच्छी खासी वर्क फोर्स है कंपनी के साइज के हिसाब से। इस टेबल में आप इनके एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट वर्थ, रिजर्व सरप्लस और बोरिंग्स वगैरह देख सकते हैं। 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, 31 मार्च 24, तो तीन एनुअल स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें एसेट्स 145 से 188 करोड़ तक करीब पहुंच गए, रेवेन्यूज 147.96 करोड़ से बढ़ के 204 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 करोड़ से बढ़ के करीब 22 करोड़ को क्रॉस कर गया है। नेटवर्थ भी कंपनी की 59 करोड़ से बढ़ के 104, रिजर्व एंड सरप्लस 56 करोड़ से बढ़ के 94 करोड़, और टोटल बोरिंग्स कंपनी की ऑलमोस्ट स्टेबल रही है पिछले 3 साल में। अब हम आते हैं कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे, जैसे कि आरओई कंपनी की 23.59% है, आरओसी 19.91%, डेट टू इक्विटी 0.53 है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21.38%, प्राइस अपॉन बुक वैल्यू यानी कि बुक वैल्यू के मल्टीपल पे ये स्टॉक लाया जा रहा है 35.12। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो कंपनी का अब तक रहा है 11.89, ये लास्ट ईयर की सारी फिगर्स होंगी। जब भी कोई फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी आता है तो उसमें इक्विटी डाइल्यूशन होता है, यानी कि पहले जितने शेयर्स थे कंपनी के जब तक वो लिस्टेड नहीं थी, तो उसके उसके अंदर कम जो शेयर्स ऐड होते हैं फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी की वजह से, तो उसकी वजह से अर्निंग्स पर शेयर और पी रेशियोज चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्री आईपीओ यानी कि जब तक ये फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी अगर हम इसे कंसिडर नहीं करते, तो ईपीएस थी 22.09 रुपीज यानी कि 22 रुपये 9 पैसे, जो कि पोस्ट आईपीओ ये फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी वाले शेयर्स ऐड होने के बाद गिरकर हो जाएगी 17.60 रुपीज। पी रेशियो भी उस हिसाब से बढ़ेगा, 23.95 था प्री आईपीओ, और पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 30.01। तो माइनर से चेंजेस है क्योंकि कोई बहुत बड़ी इक्विटी कंपनी नहीं ला रही है। अब ये जो पैसा रेज किया जाएगा आईपीओ से, जैसे कि मैंने कहा था कि जो फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी होता है वो पैसा कंपनी कंपनी के काम के लिए ही इस्तेमाल करती है। तो जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इशू है, सबसे पहले तो जो नई फैसिलिटी तमिलनाडु में लगा रहे हैं उसके लिए वो पैसा इस्तेमाल किया जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें परचेज ऑफ इक्विपमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी है जो इनका ऑलरेडी वर्किंग प्लांट है पालघर महाराष्ट्र में, उसके लिए ये पैसा इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ बोरोइंग्स हैं कंपनी की जिनके पूरे रीपेमेंट में या पार्ट पेमेंट में ये पैसा इस्तेमाल किया जाएगा, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस जो आईपीओ के एक्सपेंसेस हैं वो सारी चीजें मीट आउट करने के लिए पैसा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी बातें थी इस कंपनी के बारे में। अब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं, जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है बेसिकली कंपनी का, एक्सपेंशन भी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे रहते हैं। बट आपने ये भी देखा होगा रिसेंटली, अगर आप आईपीओस को स्टडी करें तो आईपीओस काफी अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं, इसलिए हमेशा आप इन्वेस्ट करते समय एक लॉन्ग टर्म व्यू जरूर रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए इन्वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि ऐसा बहुत होता है कि कई बार आईपीओ में दिखाई देता है कि बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, बट जब उसकी लिस्टिंग हो जाती है तो सब इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट उसमें से खत्म हो जाता है, और सिंपल सा रीजन उसका ये होता है कि अब उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कुछ ज्यादा बचता नहीं है। तो इसलिए अगर कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, तभी वो कंपनी सक्सेसफुल होती है। तो सारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से अपनी एनालिसिस करके, और जो आपको ठीक लगता है उस हिसाब से जरूर आप इन्वेस्ट करिएगा अगर आपको लगता है, और अगर आपको लगता है कि इसको अवॉइड करें तो उस हिसाब से अवॉइड करें। बट कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि आप इस आईपीओ के बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं कंपनी के, क्या वीकनेसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या चैलेंजेस यहाँ से कंपनी के सामने रह सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।